एक माला के मोती हैं सब, शिक्षा के मंदिर के ज्योति हैं सब। नहीं है ये केवल एक महाविद्यालय का प्रांगण, ये तो है स्नेह भक्ति से सजा हिंदी भाषा के घर का आंगन। नमस्कार। यहाँ पधारे सभी अतिथि जनों को, देश को नेतृत्व प्रदान करने वाले नव युवकों को और गुरुजनों को मैं विस्मिता डिसूजा और मैं प्रतीति विधानी हमारे महाविद्यालय संत जेवियर्स कॉलेज की तरफ से आप सभी का इस हिंदी दिवस समारोह में अभिवादन, अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी को कौन नहीं पहचानते, उन्हीं की दो लाइन आज मैं सुनाना चाहती हूँ। खोने और सोने का नाम जीवन नहीं है, जीवन नाम है सदैव आगे बढ़ने की लगन का। बस इसी जोश, जज्बे और प्रेरणा के साथ हमने 2020 के इस संकट को हम पर हावी न होने दिया और हमारी हिंदी की अध्यापिका के मार्गदर्शन से आज हम इस शुभ दिन पर हिंदी भाषा का समारोह मना रहे हैं। बिना थके, बिना झुके आगे बढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इसी जोश के साथ आज का कार्यक्रम। सिद्धि विनायक संकटहारी, विघ्नेश्वर शुभ मंगलकारी, सबके प्रिय सबके हितकारी, सदैव रक्षा करो हमारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी संस्कृति में हर शुभ कार्य का आरंभ गणेश जी की वंदना से होता है। तो इस कार्यक्रम में भी भगवान की कृपा बनाए रखने के लिए हम इस शुभ अवसर का आरंभ भी गणेश जी की वंदना से करेंगे। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरी तनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरी तनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरुवे गुणगुरुवे गुरुदैत्यगलक्षेत्रे गुरुधर्म सदाराध्याय गुरुपुत्र परितात्रे गुरुपाखण्ड खण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगौत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरी तनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरी तनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। यह आरती गान बहुत सुरीला एवं मंत्र मुक्त था।
भारतीय क्लासिकल नृत्य कई वर्षों से हमारे देश की शान रहे हैं। इस शान को बढ़ाने के लिए प्रस्तुत है गणेश वंदना भारतीय क्लासिकल नृत्य के रूप में। महागणपतिम् श्री महागणपतिं मनसा स्मरामि 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 महागणपतिं वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिम् ये नृत्य बहुत ही अद्भुत एवं विस्मयकारी था। आगे बढ़ने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारी विशेष अतिथि श्रीमती वीणा सिंह जी का। वीणा सिंह जी हमारी सेवानिवृत्त अध्यापिका संत जेवियर्स कॉलेज की। वीणा मैम संत जेवियर्स कॉलेज मुंबई में 22 साल अध्यापन कार्य करने का अनुभव रखती हैं। मुंबई से प्रकाशित चिंतन दिशा और कोलकाता से प्रकाशित स्वाधीनता इनकी कुछ प्रसिद्ध कविताओं में से है। इनके ब्लॉग्स veena.rajiv.blogspot.com पर पढ़ी जा सकती हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो कुछ शब्द कहें और हमें मार्गदर्शन। अब हाँ, अब आवाज आ रही है मैम। मैं सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस मंच से जुड़ने के लिए आपने मुझे बुलाया। इसके साथ साथ ही सभी विद्यार्थियों को और विशेष करके आपकी जो अभिभावक आपकी टीचर हैं मनीषा पाटिल जी, उनको मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ कि उन्होंने इतने जटिल समय में और इतने मुश्किल दिनों में भी इस समारोह को करने के लिए आपने इतना कष्ट उठाया है। मैं जेवियर्स के मंच पर एक बार फिर से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपको देती हूँ। ज्यादातर मेरा कार्य क्षेत्र रहा है कविता का। मैंने कविताएं ही ज्यादा लिखी हैं और छपने से भी ज्यादा मुझे लिखने की ज्यादा खुशी रहती है। मैंने बहुत पहले अपने स्टूडेंट्स के लिए एक कविता लिखी थी, थोड़ी सी नमी। वो मैं सबसे पहले पढ़ने जा रही हूँ कि किस तरह से जरा सा अपनापन और जरा सा प्यार पाकर हमारे जो बच्चे हैं वे बिल्कुल पुष्प की तरह खिल जाते हैं, या फिर कुम्हार के किसी बर्तन की तरह बिल्कुल एक सुंदर बर्तन में ढल जाते हैं। उसका नाम है थोड़ी सी नम। हमने कुम्हार की तरह थाम रखे हैं अपने हाथों में अनगिनत अनगढ़ मन, अधूरे पात्रों की तरह। जमीन है, मिट्टी है, बस थोड़ी सी कमी है। नमी मिलते ही अभिभूत कर देंगे ये अपने सौंदर्य से। जैसे दो पटरियों के बीच में पत्थरों में उगी धूप पे झिलमिलाए अपनी हरितिमा में पूर्ण एक रोशनी बनकर आंखों में उतर आए, या ग्रीष्म के मध्याह्न में दूर कहीं किसी वंश वन में हवा की लहर एक तान बनकर गुजर जाए, या मरुस्थल की चुभती धूप में कोई नील पक्षी सौंदर्य की कौंध बनकर ठहर जाए। हम देंगे ऐसी ही नमी जो चमत्कृत कर दे अनेक अनगढ़ मनों को जिन्हें हमने हाथों में थाम रखा। यह मेरी पहली कविता है जो हमारे स्टूडेंट्स के नाम है। दूसरी है धूप यहाँ की वहाँ की। इसमें दो अलग अलग जगहों के बारे में कहा गया है
कि किस तरह से दो अलग अलग परिवेशों में हम जीते हैं और उसे महसूस करते हैं। शायद महानगरों में इस बात की थोड़ी सी कमी होती है कि हमें इतना वक्त नहीं मिलता और हम किस तरह से अनेक चीजों को सोचने से रह जाते हैं। यहाँ इसी तरह से प्रकृति का एक रूप यहाँ इस तरह इस किनारे और दूसरा दूसरे किनारे पर महसूस किया जा सकता है। यानी आप कह सकते हैं कि नगर वर्सेस गांव, इसकी ही यहाँ पर परिकल्पना की गई है। धूप यहाँ की वहाँ की। यह मैं पहले महानगर की धूप की बातें कह रही हूँ, यह बिल्कुल ही प्रतीकात्मक है। और आप देखिए यहाँ धूप आ भी जाते हैं। ड्राइंग रूम के सोफे पर संभली सी बैठी है अपरिचित अर्धस्मित, खुलते खुलते ही खुलेगी, अभी शायद देर लगेगी। छोटे बड़े विस्तारों पर उचाट सी दृष्टि है, नपे तुले क्षण है, जाने की जल्दी है। क्षणिक मुलाकातों को उनकी पूरी फहरिस्त अभी बाकी है। ऐसे ही आते जाते मुलाकात कर लेगी, रस्म निभा जाएगी, चलते चलते वह कह जाती है। और अब आइए गांव की तरफ। वहां धूप देहातन है। सुबह सवेरे किरणों के जहां तहां रोशनी की अल्पना सजाकर खाट पर पसरी प्रतीक्षा में है। कोई आए बतियाए, फिर वह उठेगी, मेहंदी के पत्तों में सुर्ख रंग भरेगी, मिट्टी को और सौंधी करेगी, गुलाब को और कोमल करेगी, फिर दांव दांव घूमकर दोपहर चबूतरे पर पसर जाएगी। और अभी शाम बाकी है। जा बैठेगी छत की चटाई पर, अंधेरे उजाले की चौखट पर ठिठकी, थरथराती हवा को महसूस की, कुछ व्यग्र चिंताग्रस्त। पर मैं आश्वस्त हूँ, जाने के पहले वह पूरी सुरक्षा कर जाएगी, दरवाजे पर चांदनी का पहरा बिठा जाएगी। आशा है आपको यह कविताएं अच्छी लगी होंगी। आपने जो शुरू में कहा उसे मैं थोड़ा सुधारना चाहती हूँ। चिंतन दिशा मेरी कविता नहीं है, बल्कि चिंतन दिशा वह पत्रिका है जिसमें मेरी कविताएं छपी हैं। इसमें मैंने अपने दृष्टिबाधित छात्रों के लिए एक कविता भेजी थी जो छपी अन्य कविताओं के साथ। तो एक दृष्टिबाधित मित्र से, उसके मन में अनेकों प्रश्न हैं और उन प्रश्नों का वह समाधान चाहता है और मैं उनका समाधान करती हूँ। गुरु के तौर पर मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि उनके जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वह बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगी और एक दिन आएगा जब वह सभी संघर्षों को पार कर बहुत ही अच्छी तरह अपने जीवन को जी सकेगा। और इसके कई उदाहरण हमें फेसबुक पर आज भी अपने पुराने छात्रों से मिलते हैं। मत सोचो कि नीम उजली है तुम्हारी दुनिया, गिरह बन जाए वह पहेली है तुम्हारी दुनिया। हाथ की छड़ी छूती है जब किनारों को, उतरते ज्वार सी बह जाती है बाकी दुनिया। लोग बैठे हैं नहीं भी मेरी महफिल में, उनकी महफिल में मैं हूं कि नहीं सोचो क्यों। ठहर के देखो जिंदगी एक नासूर नहीं, जख्म को फूल में ढल जाने दो खरोंचो क्यों। हवा में यह वजूद जैसे गुमशुदा खत हो, काफी देर तक जिसका पता मिले या न मिले। ओस की बूंद भी समंदर समाये बैठी है, बेवजह बात क्यों कि बाग फिर खिले न खिले। न जाने कब तक संभालेंगे वक्त की किरचें, कदम की आहटों में खाक उड़ेगी कब तक। मुझसे पूछो तो सन्नाटे को चीर के रख दे, इस जहां के दरो दीवार पर तुम्हारी दस्तक। इस तरह से उसके मन को एक आश्वस्ति दी गई है। मैं अंतिम कविता आपको यह पढ़नी चाहती हूँ जो जेवियर से संबंधित है और मेरे रिटायरमेंट के आसपास लिखी गई थी। मेरे मन में यही भावना थी कि इस जगह को छोड़कर मैं कैसे जिंदा रहूंगी, और शायद यही हमारी जो भावना है वह कविता की शक्ल में निकल आई है। आशा है आप इसको खास करके पसंद करेंगे। रेशम के गुच्छे, जेवियर्स। मैंने क्या महसूस किया उसके बारे में मैं बोलती हूँ।
सब देखा गुंबद मेहराब परकोटे, धूप आकृतियां बुनती, छत पर आलसी बिल्ली सी पंजों के जोर उचकती, यहाँ वहां पर बिखरे बेबाक कह कहे चुनती। सब देखा सुने गहवर विवर, रहस्यमय संकेतों में घिर, कपोतों के संग युगल, युगलों की शाश्वत भाषा, मन की ऊंची प्राचीरें, अगम्य अबोध नदी तीरे, गढ़ती नई परिभाषा। देखा अंधेरे का चुपके प्रकाश द्वार पर विलयन, तारों से जड़े चंदोवे में नयनों का उन्मीलन। देखा कोहनी पर झुका चांद, प्रांगण में झरती चांदनी, मौसम के संग हो एक तान, गुनगुन करती रागिनी, रागों में घुलती यामिनी। देखा भित्तियों दीर्घाओं में कलाकृतियों का इतिहास अमर, अनवरत कोलाहल के बीच अगरू धूम्र सा मंत्र मुखर, अंतः सलिला सी पाटों में कितनी बातें मौन रही, कितनी सदियां चुपचाप रही। सब देखा दिन रात की बुनी चटाई पर मौसम को बैठे बैठे गिनते रहना पहरों को, रेशम के गुच्छों में बंधकर आती जाती लहरों को। सीमा बंदी के पार खड़ी जब कभी अकेली हो जाऊं, विह्वल उदास हो रात बड़ी, तब चुपके से एकांत में रेशम के गुच्छे खोल खोल मैं अपना दिल कुछ बहलाऊं, मैं अपना दिल कुछ बहलाऊं। यहाँ आने के बाद मुझे इस बात का धन्यवाद करना जरूरी है कि आपके प्राचार्य ने और आपकी संयोजिका ने मुझे इस बात का मौका दिया कि मैं इस मंच के द्वारा आप सभी से जुड़ सकूं और एक बार महसूस कर सकूं कि हमारे और आपके बीच में बहुत सारा समय नहीं निकला है, बल्कि हम उसी तरह से आज फिर आपसे जुड़ रहे हैं जिस तरह से मैं एक क्लासरूम में आप सभी से जुड़ती हूँ। धन्यवाद। बहुत खूब मैम, धन्यवाद। इन प्रेरणादायक शब्दों के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मैम। जो अपने कॉलेज के बारे में बोला, अभी और याद आ रही है कॉलेज की। खैर अभी आगे बढ़ते हैं प्रति जी। आगे बढ़ते हैं हिंदी भाषा की ओर। मैं मैत्री को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वह आए और हमें हिंदी भाषा के विशेषताओं और महत्व के बारे में बताए। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा या हो ग्लोबल भाषा, सबका अपना स्थान विकास के मार्ग पर ले चलती है। भाषा ही हमें बनाती महान। नमस्ते। आज मैं मैत्री से हिंदी दिवस के इस अवसर पर इस भाषा के विषय में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। हिंदी भाषा अन्य भारतीय आर्य भाषाओं के ही तरह संस्कृत भाषा की वंशज है। उसे देवनागरी लिपि में लिखा गया है। पूर्वी हिंदी भाषा आज की आधुनिक मानक हिंदी भाषा से अलग है। इसमें प्रथम परिवर्तन फारसी शासकों के आगमन से हुआ था, जिन्होंने इसमें फारसी व अरबी भाषा के कई शब्द मिलाकर उसे हिंदुस्तानी भाषा का रूप दिया था। हिंदुस्तानी भाषा का जब हम फारसी संस्करण करते हैं तो वह उर्दू बनती है, और जब हम इसका संस्कृत संस्करण करते हैं तो आज की आधुनिक मानक हिंदी के रूप में उसे देखते हैं। स्वतंत्रता के दौर से ही हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। स्वतंत्रता के काल में अहिंसा का शस्त्र बनकर हिंदी भाषा ने अपनी भूमिका निभाई है। अनेकों विद्वान जैसे बिहोदर राजेंद्र सिम्हा जी, हरिवंश राय बच्चन जी, मैथिली शरण गुप्त जी, इन्होंने हिंदी को भारत देश की आधिकारिक भाषा बनाने के अनेकों प्रयास किए थे। अंततः 14 सितंबर 1949 को उनके ये परिश्रम सफल हुए थे। इसीलिए आज भी हम इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी या हिंदी आर्य की कई भाषाएं 14 देशों की आधिकारिक भाषाओं की उपलब्धि प्राप्त कर चुकी है। हिंदी का आज संगीत जगत, मीडिया, फिल्म जगत, नाट्य कला, साहित्य आदि में विशेष स्थान रहा है। हिंदी भाषा विश्व में बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। अंततः किसी भी भाषा को जीवित रखने हेतु उसका प्रयोग अनिवार्य है।
हिंदी भाषा, इसीलिए मैं अपने सारे शिक्षकों, उपस्थित अतिथिगणों और अपने मित्रों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप ही के कारण मैंने हिंदी को जाना, माना, पहचाना है। हिंदी हर भाव को प्रकट करती है। हिंदी पीड़ा दर्शाती भी है और हिंदी पीड़ा मिटा भी सकती है। हिंदी हमारा अभिमान है। धन्यवाद। मैत्री ने बहुत सही कहा कि हिंदी वो भाषा है जो मन और हृदय के भाव को जोड़ती है एवं मन के भाव को प्रज्वलित करती है। हिंदी के इस खूबसूरत वर्णन के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। किसी ने सच कहा है कि हर इंसान में एक कलाकार बसा है, अदृश्य है, अमर है, बस जिसने पहचाना वो सूरज सा चमकता है और जिसने नहीं वो गुमनामी में ढला है। पर हर कलाकार को अपने कला को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच की जरूरत होती है। आज हमारे बीच ऐसे ही 4 कलाकार हैं जो हमारे इस मंच पर अपनी कला को प्रदर्शित करके इस मंच की शोभा बढ़ाएंगे। आज की हमारी ओपन माइक इवेंट की पहली कलाकार है श्यामा सिंह। हमारे हृदय के समीप है भाषा हिंदी, जैसे सुहागन के ललाट पर होती बिंदी। दक्षता से मनुष्य को अभिव्यक्ति में करती है मदद, अपने प्रयोग से उत्पन्न करती खुशी और करती दिलों को है गदगद। आज अंग्रेजी भाषा से हो गए हम कैद सख्त और भूल गए हिंदी का महत्व और देना उसे वक्त। महत्व तब शायद हमें ज्ञात हो जब हिंदी से होगा जीवन विरक्त, तब शायद दे हम उसे सम्मान और उसे उसके हक का तख्त। रोजाना हिंदी में हम करते भावनाओं को व्यक्त, फिर क्यों नहीं देते उसे सीखने में हम वक्त। क्यों है यह अजीब विडंबना उत्पन्न, चलो समाप्त करें इसे और हिंदी का सम्मान पुनः स्थापन। चलो बेझिझक होकर करें हिंदी का उपयोग और ना हो शर्मिंदा करके इसका प्रयोग, क्योंकि समृद्ध है यह हिंदी भाषा। आप प्रेम करेंगे इससे, यह है मेरी आशा। ये कविता सुनकर मुझे बस एक ही चीज याद आती है कि कविता का बाना पहनकर सत्य और भी चमक उठता है। बहुत अच्छा श्यामा। अच्छे गाने गुनगुनाना किसे नहीं पसंद। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ लोग मेरी तरह एकदम बेसुरे होते हैं। खैर, आज हमारे साथ 2 ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज सुनकर आप बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा उठेंगे और खुश हो जाएंगे। इसलिए मैं आमंत्रित करती हूँ अद्विति और मेबिन को। ज़हन सी तुझे चाहूं बेताश, ज़हन सी मेरे करीब मेरे हबीब, तुझे चाहूं बेताश, ज़हन सी तेरे संग बीते हर लम्हे पे हमको नाज है, तेरे संग जो ना बीते उस पे एतराज है। इस कदर हम दोनों का मिलना एक राज है। हुआ हमें दिल गरीब, तुझे चाहूं बेताश, ज़हन सी तुझे चाहूं बेताश, ज़हन सी। वाह, वाकई में बहुत ही खूबसूरत गाते हैं आप दोनों। अगर समय की पाबंदी नहीं होती तो हम 2 और गाने सुन ही लेते। आगे बढ़ने से पहले मैं आज के हमारे प्रमुख अतिथि डॉक्टर मिलिंद कांबळे जी का स्वागत करना चाहूंगी। महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय के अध्यापक संघ के अध्यक्ष, MA हिंदी, BEd, MPhil, PhD और DMS। इनके अनेक लेखन अनेक पत्र पत्रिकाओं और कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं की किताबों में प्रकाशित है। इनके अन्य प्रकाशन है गढ़ते शब्द, अनुभव आदि। मैं इनसे दरख्वास्त करूंगी कि आप कुछ शब्द कहें। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा सा ब्लैंक हो गया हूँ ये सब कुछ देखकर। शुरू में इन 2 कन्याओं ने इतना बेहतरीन सूत्र संचरण किया है कि मेरे पास शब्द नहीं है। और एक बात कि मैडम की कविता से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ।
मुझे बोलना क्या था मैं ये भूल गया हूं अब सही में। मैडम मैं आपकी कविताओं से इतने प्रभावित हुआ कि मुझे ऐसा था कि अब मुझे भी कोई एक कविता सुनानी चाहिए। यहाँ के प्राध्यापिका मनीषा पाटिल जी, उस कॉलेज के प्रिंसिपल मैडम, वाइस प्रिंसिपल और आपकी पूरी टीम बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो अभी सिंगर आए थे, रहा था कि मैं टीवी देख रहा हूँ। बाकी बहुत नाइस आवाज है उन दोनों की। और जो डांस किया था वो जो गणेश वंदना, काफी मतलब तारीफे काबिल है। इतना बड़ा आयोजन इतने कम समय में, मुझे लगता है कि 2 दिन में मैडम ने मुझे फोन किया था कि सर ऐसा कार्यक्रम है। फिलहाल मैं ना नहीं कह सका, ताकि नागपुर में अभी कार्यक्रम एक चल रहा है मेरा, तो मैंने उन लोगों से कहा कि मैं 4:30 बजे के बाद में ज्वाइन हो जाऊंगा वहां। तो मैंने तुरंत अपना मोबाइल में कविता ढूंढ रहा था कि मुझे कोई तो कविता सुनानी है। तो मैंने एक कविता मेरे मोबाइल में किसी की दूसरों की अभी चुनी है, तो मैं केवल वो पढ़ रहा हूं। भारत की राजभाषा है हिंदी, भारत की राजभाषा है हिंदी, भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी, भारत की आम जनता की भाषा है हिंदी, भारतीय लोगों के जन संपर्क की भाषा है हिंदी, भारतीयों के कामकाज और व्यवहार की भाषा है हिंदी, साहित्य की भाषा है हिंदी, बोलचाल की भाषा है हिंदी, मीडिया की भाषा है हिंदी, ज्ञान विज्ञान की भाषा है हिंदी, परिनिष्ठित और परिमार्जित भाषा है हिंदी, जनगण मन की भाषा है हिंदी, भारतीयों की पेट की भाषा है हिंदी, रोजगार की भाषा है हिंदी, मानवता की भाषा है हिंदी, विश्व मानव के दिलों को जोड़ने वाली भाषा है हिंदी, भारतीय दिलों के धड़कनों की भाषा है हिंदी, अनेकता में एकता बनाए रखने वाली भाषा है हिंदी, बाजार की भाषा है हिंदी, भारतीयों के हृदय की भाषा है हिंदी, स्वतंत्रता आंदोलन की भाषा है हिंदी, क्रांति की भाषा है हिंदी, भारतीयों के गौरव गाथा की भाषा है हिंदी, भारतीयों की पहचान है हिंदी, सोच और अभिव्यक्ति की भाषा है हिंदी, विश्व और विश्व मानव की भाषा बनेगी हिंदी। देखिए आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में पूरे महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और प्राध्यापिका मनीषा पाटिल जी ने जो कार्यक्रम का आयोजन किया ये मुझे कहीं पर नजर नहीं आया अभी तक। इतनी विविधता कार्यक्रम में हम ला सकते हैं। एक्चुअली आज तक मैंने बहुत से कार्यक्रम का आयोजन किया है, बहुत से कार्यक्रम के लिए प्रमुख अतिथि के रूप में गया हूं, मैंने खुद आयोजन किया है, लेकिन एक आध 2 वक्ता कहीं से तो हम बुलाते हैं और उसकी बात और बच्चे फिर ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। 12वीं के बच्चे, अपने 11th के बच्चे, हम अपना बहुत फिलोसॉफी सुनाते हैं और वो बच्चे सोचते हैं कि ये तो बहुत सर से ऊपर जा रहा है, अब सर ने बोला है, मैडम ने कहा है, तो मुझे सुनना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लग रहा, बल्कि मैंने देखा पार्टिसिपेट भी 100 से ज्यादा हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा ये सफलता है हमारे लिए, बहुत बड़े। गांव देहात की बात बहुत अलग है, बहुत अलग है, शहरों की बात अलग है। जब ये कन्याएं सूत्र संचालन कर रही थी तो मेरे परिवार, मेरी मिसेस सीनियर कॉलेज में पढ़ाती, हिंदी पढ़ाती, वो भी जैसे ही शब्द सुना तो वो आकर यहाँ रुकी, वो देखने लगी, बोले मैडम नहीं, ये 12th की या लड़की एक क्लास में कुछ पढ़ाती है सीनियर कॉलेज में कुछ, तो या टीचर नहीं है। तो वहां हिंदी में इतनी जागरूकता है, तो अध्यापकों को भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। गांव देहात की बात अलग है, छात्र हिंदी बोलने से लड़खड़ाते हैं, थोड़े से मतलब गांव की हालत है, लेकिन क्यों ना, ये भाषा आम जनता की भाषा है, पूरे विश्व में हिंदी मनाई जा रही। एक बात मैं यहाँ पर जिक्र करूंगा, दोपहर को मैंने कार्यक्रम सुना हिंदी के बहुत बड़े साहित्यिक दामोदर खड़से जी का, पुणे विश्वविद्यालय में उनका व्याख्यान था। तो उनका कहना है, उन्होंने इस तरह की बात दोपहर को कही थी कि पूरे विश्व में चीन के बाद हिंदी को बहुत मान्यता मिल रही है। पूरे विश्वविद्यालयों में, बाहर के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही। हमने बहुत से शब्दों को आयात किया है, जैसे वैसे उठाए। भाषा की तभी प्रगति हो सकती है, तभी उन्नति हो सकती है कि वो हमारे जबान पर हो, हमारे व्यवहार पर हो। व्यवहार शब्दकोश में भाषा के शब्द बहुत
है, लेकिन उसका अगर उपयोग रोजमर्रा की जिंदगी में हम नहीं करेंगे तो भाषा जीवित नहीं रहेगी। अगर हिंदी भाषा को जीवित रखना है तो बहुत से शब्दों को अपनाना है। नए जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी आ रहे, उन तकनीकी के लिए जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हिंदी के, तो उसको हमें ढूंढना है, तभी हम अपनी भाषा को समृद्ध बना पाएंगे, जीवित रख पाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपने मुझे बुलाया या सम्मानित किया और मेरी बातें आप लोगों ने सुनी, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात को, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत कार्यक्रम की रूपरेखा मैंने पढ़ी है, बहुत कुछ कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। इन शब्दों के लिए सर मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अभी वक्त आया है कि हम हमारी अगली कलाकार खुशी मित्तल की लिखी एक कविता सुने और उस पर गौर फरमाएं। जन्म दिया जिस जहां ने हमें, भारत देश हम तुम्हारे हैं। प्यार सिखाया जिस भाषा ने हमें, हिंदी हम तेरे ऊपर कुर्बान हैं। सदियों से चलती आई हिंदी भाषा हमारी रीत है। मन के हर भाव में गुनगुनाते हम इसी के गीत हैं। मुहावरे और दोहे देते हमें गहरा ज्ञान है। संत कबीर हो या रहीम, हर जगह इन्हीं का तो नाम है। तुलसीदास और प्रेमचंद जी ने हिंदी को दुनिया में प्रसिद्ध कराया। रविंद्रनाथ टैगोर और दिनकर ने हिंदी से बच्चों के मन को बहलाया। हरिवंश राय बच्चन ने सबको एक नया नजरिया दिखाया। आर.के. नारायण ने इस माध्यम से मालगुड़ी ये मायावी नगरी बनाया। हिंदी जाने अनजाने में हर मुकाम पे हमारा एक अंग होती है। हिंदी जाने अनजाने में हमारे जीवन को पूर्ण करती है। फिर चाहे वो गीत हो, साहित्य हो, एकांकी हो या बॉलीवुड के फिल्म, हिंदुस्तान में हिंदी है और हिंदी से ही तो हिंदुस्तान है। धन्यवाद। ये कविता सुनकर मुझे बस रामधारी सिंह दिनकर जी की ये लाइन याद आती है कि कविता गाकर रिझाने के लिए नहीं, समझकर खो जाने के लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा खुशी। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मृण्मय सवन को, ये हमें मोको कहाँ ढूंढे रे बंधे संत कबीर जी के इस भजन को तबला के सुरों पर प्रदर्शित करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था मृण्मय। हमारे इस छोटे से ओपन माइक इवेंट का अंत हम अपना नजरिया बदलकर या यूं कहे एक अलग नजरिए को जानकर करेंगे। मैं प्रिशा ठक्कर को नजरिए पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करती हूँ।
सूरज की पहली किरणें किसी को लगती उत्साह और उमंग की निशानी, और वही किरणें किसी के लिए संकेत होती दिन भर की परेशानी। बारिश की बूंदें किसी को लगती है कितनी सुहानी, और किसी को टिप टिप टूटे छत की कहानी। सूरज वही वही है किरणें, पानी वही वही है बूंदें, बस अलग है तो नजरिया। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। निकुंज और पंकज दोनों भाई अपने शराबी पिता, जो घर पर आके मारपीट करते थे और घर कमाई नहीं लाते थे, उन्हें देखकर बड़े हुए। आज निकुंज शराब पीता है और अपनी पत्नी को मारता है। पूछने पर कहता है पिताजी भी यही करते थे और जिंदगी ऐसे ही जीते हैं। और उसका सफल भाई पंकज, जो उससे बहुत अलग है, वह शराब को हाथ तक नहीं लगाता और अपनी पत्नी को भी बहुत इज्जत से रखता है। पूछने पर कहता है कि जिंदगी इतनी खूबसूरत है, मैं इसे ऐसे कैसे गवा दूं। एक ही परिवार, वही पिता, वही संजोग, लेकिन दोनों भाइयों का उसे देखने का अलग था नजरिया। किसी ने गवाया, किसी ने कमाया। इसी तरह हम सब भी एक साथ एक ही जगह पर होते हैं, एक ही परिस्थितियों का सामना करते हैं और एक ही समूह के लोगों के साथ रहते हैं। फिर भी हमारे इस जगह, परिस्थितियों और लोगों को देखने, समझने और परखने का नजरिया भिन्न होता है। इसी नजरिए पर निर्भर करता है हमारा भविष्य और नए संजोगों की नींव। कोई जोड़ते हैं तो कोई तोड़ते हैं, कोई बिखरते हैं तो कोई बनते हैं, कोई बदलाव देखते हैं तो कोई बदलाव लाते हैं। सबके अलग नजरिए, सबके अलग विचार। हमारे समाज में भी हमारे इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं पर हम सबके अलग है विचार। जैसे कि फुटपाथ पर लोग सोते नहीं जब भाई चलाता है कार। कोई कहता हत्यारा तो कोई कहता है स्टार। सबके अलग नजरिए, सबके अलग है विचार। कोई कहता है चंपक जी का होनार बेटा, कोई कहता है बबीता जी का चाहक है जेठा। सबके अलग नजरिए, सबके अलग विचार। सच है, हम नजर से नहीं, नजरिए से बात करते हैं। हाँ, हम सबके अलग है विचार और सबके अलग है नजरिए, इसीलिए तो हम तर्क वितर्क कर पाते हैं और इस दुनिया को खूबसूरत बना पाते हैं। भिन्न नजरिए से ही एक उत्तम समाज का निर्माण होता है। यही प्रगति की निशानी है और नजरिए की कहानी है। धन्यवाद। मैं सम्माननीय अतिथि डॉक्टर मुकेश गौतम जी को हमारे कार्यक्रम में स्वागत करना चाहती हूँ। एमए इन हिंदी, एलएलबी और एलएलएम। डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने आधुनिक कविताओं में अपनी पहचान बनाई है। आपकी कविता पेड़ होने का अर्थ हमें यानी 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में निहित है। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो अपनी कुछ हास्य कविताएं हमें सुनाएं। प्रणाम करता हूं आप सभी को। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सर। मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? जी सर, जी सर। जी। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं थोड़ा विलम्ब से आप लोगों से जुड़ा, और जब मैं जुड़ा उस समय मैं डॉक्टर मिलिंद काम्बले जी को सुन रहा था। बहुत अच्छी आप कविता पढ़ रहे थे। सारी हिंदी का आपने बता ही दिया, हिंदी कहाँ कहाँ तक पहुंच दूसरों गई की है। कविता थी। नहीं, मैं यहाँ के कविताओं से प्रभावित हुआ था, इसलिए मैंने मोबाइल से ढूंढ कर वो निकाल कर वो पढ़ी थी। चलिए जी, नहीं कोई भी बात, कुछ की जिसने जो कागज पे जो चीज उतर गई है वो जनता की हो गई है, और उसको जो भी पढ़े। क्योंकि जब हम कविता का अपना कैरियर शुरू कर रहे थे 3 दशक पूर्व, 35 साल पहले जब हमने अपने कैरियर की शुरुआत की थी एक कवि के रूप में, तो कहीं ना कहीं हमारे जो वरिष्ठ थे वो कहा करते थे कि कोई आदमी जब कविता लिख रहा होता है, कोई आदमी जब कहानी लिख रहा होता है या कोई भी रचना कर रहा होता है, तो हो सकता है वो अपनी बात कहने के मामले में बहुत शानदार हो या बहुत कच्चा हो, लेकिन हमें उसकी प्रशंसा इसलिए करनी चाहिए कि वो जो कार्य कर रहा है वो कार्य बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति रचना करता है, जो व्यक्ति लिखता है, जो व्यक्ति कार्टून बनाता है, पेंटिंग बनाता है, कुछ भी क्रिएशन का काम करता है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आपके कॉलेज के जो प्राध्यापक हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि मैं देर से जुड़ा तो मैं नहीं जानता कि कितने लोग जुड़े हुए हैं, कौन कौन जुड़े हुए हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूं। हिंदी दिवस के इस अवसर पर
कुछ बातें आपसे 2 मिनट, उसके बाद एक कविता। मुझे पता नहीं मेरे पास कितना समय है, मुझे बता दीजिएगा आप। आज हिंदी का जो स्वरूप है वो पहले जैसा नहीं है। हिंदी एक वैश्विक भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी है। जो लोग कहते हैं कि हिंदी के ऊपर संकट है, मैं नहीं जानता उन्होंने हिंदी को कितनी देखी है, हिंदी के प्रभाव को कितना महसूस किया है। मैंने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर बहुत सारे देशों में जाकर हिंदी के प्रभाव को देखा है। हिंदी का कुछ नुकसान इसलिए नहीं हो सकता कि हिंदी के हजारों साल के साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के से ज्यादा के इतिहास में इसे कहीं ना कहीं हमारे ऋषियों, मुनियों, संतों, विद्वानों ने पल्लवित पोषित किया है। आज हिंदी केवल भारत की भाषा नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में सर्वाधिक बोली समझे जाने वाली भाषा है। तकनीकी बातें अगर मैं करूं तो बहुत सारी बातें हो गई होंगी और कई बहुत बोझिल भी हो सकती है। हो सकता है कुछ लोग बोर हो जाएं उन सब चीजों को सुनकर। और आप सब प्राध्यापक हैं, हिंदी से जुड़े हुए लोग हैं, तो आप सब जानते हैं कि आज हिंदी लगभग 150 देशों में अनेक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है। जापान में 1908 से पढ़ाई जा रही है, चाइना में 1942 से पढ़ाई जा रही है। बहुत ही समृद्ध साहित्य है हिंदी का, बहुत विशाल शब्दकोश है। आज हिंदी सोशल मीडिया में अपनी बात कहने सुनने के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग की जा रही है। हर व्यक्ति को अपनी भाषा से प्यार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। हिंदी क्योंकि इस देश की राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, तो हमें सभी को मिलकर हिंदी से प्रेम करना चाहिए और हर व्यक्ति को अपनी निजी भाषा से, अपने क्षेत्रीय भाषा से मोहब्बत करनी चाहिए, वो जिसकी जो भी भाषा हो सकती है। हो सकता है कोई तमिल का हो, तेलुगु का हो, कन्नड़ का हो, असमी का हो, बांग्ला का हो, मराठी का हो, गुजराती का हो। हर व्यक्ति को अपनी भाषा से मोहब्बत करनी चाहिए। अंग्रेजी का प्रभाव निश्चित रूप से पूरे विश्व में बहुत ज्यादा है, लेकिन जो छात्र सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी एक कैरियर के रूप में, आपको आगे बढ़ने के रूप में, हो सकता है अंग्रेजी आपको बड़ा सम्मान दे, बहुत पैसा दे, कार दे, लेकिन हमारी अपनी भाषा, हमारी हिंदी या हमारी अपनी मातृभाषा जो होती है वो हमें संस्कार देती है और हमारे संस्कार हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाने में, हमें दुनिया में स्थापित करने में बहुत महत्व रखते हैं। हिंदी आज बाजार की भाषा बन चुकी है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा बाजार है, 135 करोड़ लोगों का देश है। तो इसलिए बाजार को प्रभावित करने वाले जितने तत्व हैं वो सब हिंदी में समाहित हो गए हैं। विज्ञापनों की प्रमुख भाषा है। और वैसे भी हिंदी के बारे में जो लोग कहते हैं कि हिंदी को खतरा है, मैं कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व को दिशा देने का काम जिन संतों ने, महात्माओं ने, महापुरुषों ने किया है, वो चाहे नानक हो, रैदास हो, कबीर हो, सूर हो, तुलसी हो, मलुकदास हो, बुल्ले शाह हो, ज्ञानेश्वर हो, तुकाराम हो, ये सब जितने बड़े लोग हुए हैं ये कहीं ना कहीं हिंदी से जुड़े रहे हैं। हिंदी के को कोई खतरा नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। मैं क्योंकि मूलतः हास्य का कवि हूं, आप मैं सुनाऊंगा कुछ, आप हंसते हंसते जाइए इस कार्यक्रम से। हंसना जीवन में बहुत जरूरी है। मैं कुछ चेहरे देख रहा हूं, विनय सिंह जी आप बिल्कुल तनाव मत लीजिए, मैं अब हंसाऊंगा, आपको हंसाऊंगा अब आप मैं समझ गया हूं, क्योंकि लंबे भाषण देने वाले लोग बहुत बोझिल कर देते हैं। मेरा काम हंसाना है, लोगों का तनाव भगाना है। और भाषणों से वैसे ही मुझे भी तकलीफ होती है, लंबे लंबे भाषणों से। कोरोना काल चल रहा है, सब लोग बहुत परेशान हैं, ना हम एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, ना एक दूसरे से के साथ बैठ उठ पा रहे हैं। कोरोना ने क्या हालत कर दी है। तो ना डॉक्टर बता पा रहे हैं ये कब जाएगा, ना विद्वान बता पा रहे हैं ये कब जाएगा, ना कोई साइंटिस्ट बता पा रहे कोरोना कब जाएगा। तो मैंने सोचा कि यार कोरोना से ही पूछा जाए कि यार तू कब जाएगा, कब हम एक दूसरे से मिलेंगे। शुद्ध हास्य की कविता है, आप लोगों को आनंद आएगा। जितने बच्चे सुन रहे हैं, छात्र सुन रहे हैं, जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप जुड़िए, भरपूर आनंद आपको आएगा कि मैंने जब कोई नहीं मेरे को जवाब दे पाया कि ये कोरोना कब जाएगा, तो मैंने कोरोना से ही पूछा, तो मेरी एक कविता बनी। कि आप इस परिवेश को ध्यान रखिए कि कैसे हम लोग एक दूसरे से जुदा हैं, कैसे हम एक दूसरे से दूर हैं, कैसे हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, कैसे एक दूसरे को के पास से भी गुजरते हैं तो पहचान नहीं पाते, क्योंकि मैंने भी मास्क लगा रखा, सामने वाले ने भी मास्क लगा रखा, कोई देख पहचान भी नहीं पाता। कि थमसी गई है दुनिया सारी, खत्म हो गया कोलाहल। हास्य की कविता, शुद्ध हास्य आपको कहाँ मिलेगा, सुनिए। थमसी गई है दुनिया सारी, खत्म हो गया कोलाहल। थमसी गई ये दुनिया सारी, खत्म हो गया कोलाहल। याद बहुत आते हैं अब तो भाग दौड़ वाले वो पल,
याद बहुत आते हैं अब तो भाग दौड़ वाले वो पल, सारी दुनिया परेशान है, कितना और सताओगे, यार कोरोना तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे, यार कोरोना तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे, यार कोरोना तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे। चौपाटी सुनसान पड़ी है, चौपाटी सुनसान पड़ी है, बंद इंडिया गेट पड़ा, चौपाटी सुनसान पड़ी है, बंद इंडिया गेट पड़ा, कोई तो दीदार को आए सोच रहा है ताज खड़ा, कोई तो दीदार को आए सोच रहा है ताज खड़ा, खाली पड़े बाजार सभी नहीं आदमी एक खड़ा, खाऊ गली में नहीं दिखता आदमी खाते पाव वड़ा, खाऊ गली में नहीं दिखता आदमी खाते पाव वड़ा, जीवन की इन मौत से आखिर कितना तुम तरसाओगे, यार कोरोना तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे, यार कोरोना तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे। सारे ऑफिस बंद पड़े हैं, बंद पड़ी दुकानें भी, सारे ऑफिस बंद पड़े हैं, बंद पड़ी दुकानें भी, पहन पहन कर थक गए हैं हम निक्कर और बनियाने भी, सारे ऑफिस बंद पड़े हैं, बंद पड़ी दुकानें भी, पहन पहन कर थक गए हैं हम निक्कर और बनियाने भी, अलमारी से जींस हमारी झांक झांक कर पूछ रही, अलमारी से जींस हमारी झांक झांक कर पूछ रही, अलग अलग रंगों वाली सब शर्ट भी हमसे पूछ रही, कब हमको पहनोगे बाबू और परफ्यूम लगाओगे, यार कोरोना तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे, यार कोरोना तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे। लोकल का घंटों का सफर भी मिनटों में कट जाता था, बड़ा प्रेम से कटता था, हम विरार से आते, कल्याण से आते, बदलापुर से आते, लेकिन एक दूसरे को जगह देते मस्ती के साथ आते थे। लोकल का घंटों का सफर भी मिनटों में कट जाता था, प्रेम भाव था सबके साथ में, सुख दुख भी बट जाता था, पता नहीं चलता था काम में कैसे कब होती थी शाम, पर वीडियो कोच में आते ही फिर मिट जाती थी सारी थकान, और जीवन की इन सुंदर घड़ियों से कितना तुम तरसाओगे, यार कोरोना तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे। क्या हालत हो गई है, कलाकार सब घर बैठे हैं चुप हैं सारे गायक भी, कलाकार सब घर बैठे हैं चुप हैं सारे गायक भी, परेशान है बॉलीवुड के नायक भी खलनायक भी, परेशान है बॉलीवुड के नायक भी खलनायक भी, गीतकार भी घर पर ही अब रचते रोज छंद व गीत, पर बिना मंच के कहां मजा जब सुनने वाला ना हो मनमीत, पर बिना मंच के कहां मजा जब सुनने वाला ना हो मनमीत, बंद थिएटर सोच रहे हैं कब हाउसफुल का बोर्ड लगाओगे, यार कोरोना तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे। भूल चुके हैं जैसे हम वो शादियों वाली रात, दो कारों में जाती है अब दुल्हे संग बारात, भूल चुके हैं जैसे हम वो शादियों वाली रात, दो कारों में जाती है अब दुल्हे संग बारात, शादी ब्याह की सारी उमंगे यूं ही धरी रह जाती, डीजे पर जब झूम झूम कर नाचे ना बाराती, और पंडित जी भी पूछ रहे कब मंत्रोच्चार कराओगे, यार कोरोना तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे। अंतिम लाइन है, चिढ़ा रहे हैं एटीएम भी, सब हालत खराब, पैसा नहीं बचा लोगे, चिढ़ा रहे हैं एटीएम भी, बैलेंस जीरो बता रहे, एफडी पहले ही टूट चुकी अब किस्तों वाले सता रहे, बंद है होटल और थिएटर, खेल कूद भी बंद है सब, मैदानों की घास पूछती बच्चों आओगे तुम खेलने कब, मैदानों की घास पूछती बच्चों आओगे तुम खेलने कब, आंसू बहाता पूल पूछता कब आकर आप नहाओगे, यार कोरोना तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे। और कोरोना आया कहां से आप सब लोग जानते हैं, चाइना से, कि बिल्ली जैसी आंखों वाले खाते चूहे गीदड़ भी, बिल्ली जैसी आंखों वाले खाते चूहे गीदड़ भी, कुत्ते और मेंढक भी खाते खा जाते चमगादड़ भी, तुम भी पक्के चीनी हो कोरोना जो छुपकर हमला करते हैं, पर ये वीर शिवाजी का भारत है हम नहीं किसी से डरते हैं, जल्दी ही तुम भी मेरे देश में खुद को पराजित पाओगे, हर कोरोना तुम ही समझो आखिर तुम कब जाओ। अभी देखो वैसे भी खुलने वाला है, आप बिल्कुल तनाव मुक्त होकर बैठिए, मैं 2-4 मिनट आपकी और लूंगा, जब तक आप बता मुझे इशारा कर देना, मनीषा जी आप देख रही हैं, आप ऐसा हाथ करोगे ना तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझे बंद करना है। नहीं सर नहीं, बहुत अच्छा है। आप बिल्कुल इशारा कर देना, क्योंकि देखिए मंच का कवि है, हम लोग बिल्कुल ऐसे लोग होते हैं कॉन्फिडेंस वाले, एक बार शुरू होते हैं तो बंद नहीं होते। एक प्रोग्राम में तो ऐसे ही सुनाता रहा, सामने से एक आदमी आया, उसने पत्थर उठाया और मेरी तरफ निशाना लगाया, मैंने कहा भाई साहब अगर पसंद नहीं आ रही है तो बैठ जाऊं, वो बोले नहीं सर आप तो सुनाओ, आप तो हमारे मेहमान हैं, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ जिसने आपको बुलाया है।
तो एक बार शुरू होते तो खत्म नहीं होते। एक बार तो एक कवि सम्मेलन में ऐसी कविता सुनाते रहे, सुनाता रहा। पीछे से आके ऑर्गेनाइजर ने मेरी शर्ट खींची, बोले और कितनी सुनाएगा। मैंने कहा माफ करना भाई साहब, मैं कविता पढ़ते टाइम घड़ी देखना भूल गया था। वो बोले घड़ी देखना भूल गया था, दीवार पे कैलेंडर तो था। तो कवि एक बार शुरू होता है तो रुकता नहीं है, इसलिए आप तनाव मुक्त रहिए। मैं बिल्कुल तनाव भगाने वाला आदमी हूँ। अच्छा, एक कवि सम्मेलन में ऐसे ही कविता सुना रहा था, सामने से एक आदमी आया, बोले भाई साहब आपके पिताजी क्या काम करते थे। मैंने कहा वो भी बहुत बड़े कवि थे। तो बोला उनके पिताजी। मैंने कहा वो भी महान साहित्यकार थे, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वो बोला और उनके पिताजी। अबे मैंने कहा कविता मैं सुना रहा हूँ, मेरे पिताजी, उनके पिताजी तक क्यों जा रहा है। वो बोले कुछ नहीं, मैं देखना चाह रहा था कि इस बेवकूफी की जड़ कहाँ तक गई हुई है। तो कवियों को लोग वैसे ही बचते, कवियों से लोग बच के भागते। मैं तो फ्लाइट में आ रहा था, मेरे बराबर में एक शरीफ बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे। मैंने वैसे ही टाइम पास करने के लिए पूछ लिया, अंकल मेरा नाम मुकेश गौतम है, मैं कवि हूँ, आपका परिचय। वो बोले वैसे तो मेरा नाम हसमुख लाल है, लेकिन मैं बहरा हूँ। तो कवियों से लोग वैसे ही बच के भागते हैं। आप तो भले आदमी जो बुलाते हैं और सुनते हैं। अच्छा, पहले किसी शहर में एक आध कवि होता था, उस कवि के नाम से शहर की पहचान होती थी। काका हाथरसी, जिगर मुरादाबादी, साहिर लुधियानवी, हमारे दोस्त थे वसीम बरेलवी जी। कवियों शायरों के नाम से शहरों की पहचान होती थी। बाद में एक शहर में 10-10 कवि होने लगे, यहां तक लोगों ने झेला। एक एक गली में 8-10 कवि होने लगे। यहाँ आके मामला बिगड़ा। लेकिन अगर एक घर में एक से ज्यादा कवि हो तो उस घर का भगवान ही मालिक। और अगर मैं साबित कर दूं कि एक घर में एक से ज्यादा कवि होने पे घर की क्या दुर्दशा होती है, जितने लोगों तक बात पहुंच रही है, आप एंजॉय कीजिए। मस्ती की कविता है, हास्य की कविता कि एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई। एक घर में एक से ज्यादा कवि हो तो घर की क्या दुर्दशा होती है। कि एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई और सुहाग रात पे घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। सुहाग रात पे घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। फिर दुल्हन ने 5 गीत, 4 रुबाई, फिर दूल्हे ने 6 गीत सुनाए। फिर दुल्हन ने अपने पुराने गीत गुनगुनाए। दोनों का कवि सम्मेलन रात भर चला। दोनों ने एक दूसरे को खूब दाद दी और दोनों को सुबह याद आया कि आज तो सुहाग रात थी। कवियों को कोई सुनने वाला मिल जाए, समझो भगवान मिल गया। आप भले आदमी है जो बुलाते हैं और सुनते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो 1 मिनट और आपके बीच में, तो वैसे भी टेंशन भगाने की बात करता हूँ, लेकिन लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं। मैं एक दोस्त के घर पे गया, बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने किस बात की टेंशन। वो बोला यार 20 दिन पहले मेरे दादाजी मरे, मेरे लिए 200 करोड़ रुपए छोड़ के मरे। मैंने राइट। फिर वो बोला 15 दिन पहले ताऊ जी मरे, वो भी 70 करोड़ रुपए छोड़ के मरे। अभी तो मैंने कहा काहे की टेंशन है। वो बोला यही तो टेंशन है, 15 दिन से कोई नहीं मर रहा। तो लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं। हर टेंशन लेने की लोगों की टेंडेंसी है। टेंशन नहीं लेना चाहिए। वो बेफिक्र सी सुबह, वो गुनगुनाहट शामों की। अरे जिंदगी खूबसूरत है अगर आदत हो मुस्कुराने की। जिंदगी खूबसूरत है अगर आदत हो मुस्कुराने की, इसलिए मुस्कुराते रहिए। क्योंकि हाँ, क्योंकि कल का दिन किसने देखा है, कल का दिन किसने देखा है। आज का दिन हम खोएं क्यों, और जिन लम्हों में हंस सकते हैं उन लम्हों में रोएं क्यों। जिन लम्हों में हंस सकते हैं उन लम्हों में रोए क्यों। सफल जिंदगी का यही उसूल है, हंसना ही जिंदगी है, रोना फिजूल है। हंसना ही जिंदगी है, रोना फिजूल है। एंजॉय कीजिए, जिंदगी उत्सव है। जी जी, कुछ कह रहे हैं आप। आपकी कविताएं बहुत अच्छी है, लेकिन समय का मुझे थोड़ी सी पाबंदी है इसलिए। हाँ, जिंदगी उत्सव है, उत्सव सदा चलता रहे, आंसुओं की धार पर भी कह कहा चलता रहे। जिंदगी में सिर्फ हंसना जरूरी है। मुस्कुराइए, हंसिए। मैं आपको बिल्कुल आपका अतिरिक्त समय नहीं लूंगा, चिंता मत कीजिए। जरूरी नहीं कहना ये चाहता हूँ, क्योंकि छात्रों का प्रोग्राम है, हिंदी का प्रोग्राम है, प्राध्यापकों का प्रोग्राम है, तो ये कह के जाना चाहता हूँ। अपने जीवन में कभी किसी को छोटा मत समझिए, कभी बड़ा किसी को छोटा मत समझिए, कभी किसी को अपने से मेहनत कीजिए, प्रशंसा। जरूरी नहीं हर वक्त लबों पर भगवान का नाम आए। अरे वो लम्हा भी पूजा है जब इंसान इंसान के काम आए। इत्र से, परफ्यूम से कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं, बात तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। अपने कैरेक्टर को महकाइए, जीवन में आगे बढ़िए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया कविताएं आपने बताई।
हमारे कार्यक्रम का मनोरंजन बढ़ाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता की कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। अमनपुरी से भी बढ़कर जिसका गौरव गान है, तीन लोग से न्यारा अपना प्यारा हिंदुस्तान है। गंगा यमुना सरस्वती से सिंचित जो जग क्लेश है, सुजला सफला शस्य श्यामला जिसकी धरा विशेष है। ज्ञान रश्मि जिसने बिखेर कर किया विश्व कल्याण है, सतत सत्यरत धर्म प्राण वह अपना भारत देश है। इस देश की भाव को व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत है हमारा अगला प्रदर्शन एक नृत्य के रूप में। ओ सदते मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है। बस एक बात कहनी थी पापा, मैं आपको कभी हारने नहीं दूंगी। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। जीती रहो जीतती रहो। बेटा, जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती। जो तेरे नैनों से टपके हर आंसू है अपना, जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी। है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे, सारे चुन के मैं भूल आऊंगी। हमारा ऐसे दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। कि जिंदगी कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियाँ। दिल थाम के जहाँ देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियाँ। करके देखा कमाल वो, आके ज़मीन पे दे के जाए आसमां। शाबाशियाँ 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 शाबाशियाँ। मुश्किल वक्त में भी हम न खोए हौसला, इनके साथ चलने का यूं कर ले फैसला। हम जो चुने तो मिलता जोश है, सरफरोश है। जीत का जश्न हम मनाएंगे, आसमां तिरंगा सजा रवान है। शान से सभी को बताएंगे, जीत
आपके नृत्य ने तो दिल खुश कर दिया। आप पांचों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। अब मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारी आज की विशेष अतिथि डॉक्टर वंदना प्रदीप जी का। यह सेवानिवृत्त उप प्राचार्य SIES कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स साइंस और हिंदी विभाग की HOD रह चुकी है। योगा के जरिए हम छात्रों की एकाग्रता कैसे बढ़ाए, इसकी जानकारी देने के लिए मैम मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर राजेंद्र शिंदे जी, उप प्राचार्य हसनैन नकवी जी, आदरणीय और प्रिय मित्र मेरी मनीषा पाटिल जी, अन्य शिक्षकगण जो इस कार्यक्रम में हैं या नहीं हैं, उन सभी को भी मेरा प्रणाम। आमंत्रित अतिथिगण, करुणा तुम कब जाओगे कवि मुकेश गौतम जी, आदरणीय त्रिपुरारी जी, आदरणीय डॉक्टर मिलिंद कांबले जी, सर ने बहुत ही छोटे कम शब्दों में अपना वक्तव्य रखा, बहुत अच्छा लगा। कवियत्री परम आदरणीय वीणा सिंह जी, आपकी कविता से मैं अभिभूत हो गई, बहुत अच्छा। तथा मेरे प्यारे दुलारे भविष्य के निर्माता छात्रगण, सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन।